आइए स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में। इसको चैप्टर को बड़ी डीपली हम पढ़ेंगे, वन बाय वन टॉपिक इस पर क्लियर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चैप्टर सीबीएसई क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए और आईसीएसई क्लास 9th स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो यहाँ आप स्काई डाइवर देख रहे होंगे। वाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? इट्स ग्रेविटी, हाँ, ये ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक और देखते हैं हम। कैन यू इमेजिन स्कीपिंग विदाउट ग्रेविटी, क्या बिना ग्रेविटी के स्कीपिंग हो सकती है? इवन ए सिंपल टास्क, अगर एक छोटे से दिनचर्या में हम टास्क देख लें, लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम टिपिकल विदाउट ग्रेविटी। हम पानी तक नहीं पी सकते इवन बिना ग्रेविटी के। तो हाउ वाज ग्रेविटी, और किसने इसको डिस्कवर किया? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, न्यूटन वाज रिलैक्सिंग अंडर ए एप्पल ट्री। न्यूटन अपनी किताबों के साथ बैठा हुआ एप्पल ट्री के नीचे बैठा है। एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन, एक एप्पल न्यूटन पर गिरता है। न्यूटन स्टार्टेड टू एनालिसिस, न्यूटन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और इस पर विश्लेषण करने लग जाता है। तो ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड, तो यहीं से ग्रेविटी की डिस्कवरिंग की शुरुआत हुई, खोज की शुरुआत हुई। न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल। न्यूटन ने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ और एप्पल के बीच में नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो बॉडीज के बीच में है। यहाँ पर बॉडीज हम जो बोल रहे हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट को बोला जाता है बॉडीज। तो यहाँ एक बॉडी ए दिख रही है, एक बॉडी बी दिख रही है। बॉडी ए बॉडी बी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर ए और बी बॉडी होंगी तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर? नाउ दिस इज एब्सर्ड। एक कार आ रही है और एक पर्सन है, कार की तरफ जा रहा है। इफ अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड एंड अ कार इज पासिंग बाय, मैन शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार। एक झटका सा लगता है, हाँ या नहीं? तो यही क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? प्लैनेट्स अराउंड अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है। बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग, ये हम हम देख नहीं पा रहे हैं इसको। लेट्स सी व्हाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है यहाँ से। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। तो directly proportional means कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी उतनी ही क्वांटिटी में बढ़ती है। आप ये मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। तो इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो में घटती है। तो कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। हमने दो बॉडी m1 और m2 मास की कंसीडर करी और उनके सेंटर्स से सेपरेशन डिस्टेंस ले ली हमने r, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मास। ठीक। लेट f बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। हमने मान लिया कि फोर्स f काम कर रहा है उन दोनों बॉडीज के बीच में। तो जो F है वो प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट, मासेस के प्रोडक्ट के
यानी आप मास की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही फोर्स अप्लाइड होगा। मास ऑफ अर्थ इज यूज सो पर्सन गेट अट्रैक्टेड टू अर्थ। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो दो मासफुल बॉडी हैं, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वही बॉडी अट्रैक्ट, वो खींचेगी दूसरी बॉडी को, कम वाले मास को। Similarly, in comparison to Earth, the mass of car is negligible, so force of attraction is also negligible. अर्थ के कंपैरिजन में कार का मास कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना के बराबर होगा। Hence we do not attract object around us. तो हम इस कारण से सारे ऑब्जेक्ट को एकदम देख नहीं सकते कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में उनका मास ना के बराबर है। तो hence we do not attract object around us. नेक्स्ट हमारा क्या है, F जो है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम। अगर ये r बढ़ा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियरली आप फिगर से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो में आगे बने रहिए। जब तक आप ये वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक G आता है, कैपिटल G। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। आगे समझेंगे इसको कि है क्या। अगर हम m1 m2 की वैल्यू 1 kg ले लें और सेपरेशन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट 1 मीटर ले लें, देन जो भी फोर्स अप्लाइड होगा वही हमारा क्या होगा, G। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आइए नेक्स्ट समझते हैं ग्रेविटेशन को। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, किस चीज़ से मेजर करते हैं ग्रेविटेशन को। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, कहाँ इसकी महत्वता है। लेट अस ड्राइव द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल यूनिट कैसे आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो निकाल कर दिखाऊंगा, अच्छे से समझना, रटवाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। वी नो दैट F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड अगर हम G की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो आर स्क्वायर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे। देन हम यहाँ यूनिट्स निकालेंगे, फिर यूनिट्स फॉर G। तो क्या हो जाएगी बेटा, F की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। R की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक, R की यूनिट मीटर स्क्वायर। एंड m1 m2 kg इंटू kg। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट बन के तैयार होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लैक अक्षर में हमने उसकी यूनिट लिखी है। CGS में क्या हो जाएगी, न्यूटन को हम बोलते हैं डाइन, मीटर को बोलते हैं हम सेंटीमीटर, kg को बोलते हैं हम ग्राम। तो इजीली आप इसकी CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक। इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी महत्वता कहाँ पर है, कहाँ देखते हैं हम इस लॉ को, आइए समझते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन, कुछ एक्सप्लेन करते हैं हम इसको आगे चल के। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये फोर्स हमें अर्थ के साथ बांधे रखता है। स्काई डाइवर अगर जंप लगाएगा तो वो अर्थ पर ही गिरेगा, अदरवाइज नहीं तो वो हवा में ही तैरता रहता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स अस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए रेसिंग लग रही है ये, और ये अर्थ पर जाकर ही पहुँचेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज़ ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो टिपिकल। नहीं तो इजीली हम हवा में उड़ के लगा सकते थे, लेकिन नहीं,
यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रही है, यानी दो मासफुल ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ वो किसके कारण है? आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से। तो ये भी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जी हाँ। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो मोशन है प्लैनेट के अराउंड, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो सन के अराउंड प्लैनेट रोटेशन कर रहे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, है ना। तो ये सभी प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, सोलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होल्ड हैं। द प्लैनेट रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन, आप देखते हैं समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो जो टाइड्स, उनको बोलते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा। द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हैं। जी हाँ, द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो जब मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं, जी हाँ, तो बड़ी तेजी से लहर आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आइए जानेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। नेम से ही काफी हद तक समझ में आ रहा होगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस सेंटर सीकिंग, जो सेंटर ढूंढ रहा है, फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो वी नो दैट मून इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो मून है रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के सराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, एक गोलाकार कक्षा में। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर की तरफ इसका एक अट्रैक्शन है अर्थ के, इस वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है, हाँ जी, वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। In absence of centripetal force, the moon would go tangentially. Tangentially का मतलब क्या है कि वो गोल गोल ना घूमकर सीधा चला जाएगा और अपनी ऑर्बिट को खो देगा, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना काम कर रहा हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है ये। जैसे अगर हम कभी किसी सर्कुलर पाथ पर रेसिंग कर रहे हो तो हमारी बॉडी भी टिल्ट हो जाती है, तो वो जो टिल्टनेस आती है वो भी सेंटर सीकिंग ही होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर काम कर रहा होता है। इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगी अगर क्या हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स की एब्सेंस हो जाए। सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर भी सेंटर सीकिंग कर रहे हैं। किसका सेंटर सीक कर रहे हैं? सन का। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज में एनहेंसिंग कर सकें, नॉलेज को बढ़ा सकें। चलिए आगे हमारा जो मॉड्यूल 3 है ग्रेविटेशन को लेके, उसको लेके मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। आप पहले इतने जो 2 मॉड्यूल्स हुए हैं उनको अच्छे से जाकर समझिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।